हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज़ाद भारत में जब भी हम संविधान की तरफ देखते हैं, संविधान से जुड़े वादों की तरफ देखते हैं, वाद मतलब मामलों की तरफ देखते हैं, तो अक्सर आत्महत्या, फांसी, इच्छा मृत्यु, इस पे बहुत बहसें होती हैं। बहुत सारे केसेस भी इनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप पिछले 1 से 1.5 महीने के करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे तो विभिन्न वादों व मामलों में आपको ये विषय पुनः दिखे होंगे। इन विषयों पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और जैसा हमने हमेशा से कहा कि संवाद इस आधार पे हम लोग शुरू किया कि बच्चों के मन से इस प्रकार के कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो आज के संवाद में आदरणीय अमृत सर का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह पंकज सर हमारे साथ हैं। आज के संवाद में हम कोशिश करेंगे कि आत्महत्या हो या फांसी की बात हो या बात हो इच्छा मृत्यु की, इन सभी विषयों पर विस्तार से डिटेल में बात करेंगे और इसकी जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी बात करेंगे। सर देखिए, एक्चुअली होता ये है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, और इन पर बात ना करना यानी इन पर चुप्पी रखना अपने आप में ज़्यादा बड़ा क्राइम है। बिल्कुल। और ये ऐसे ही मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे लोग होते हैं जो ऐसी मानसिक स्थितियों में होते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, और हम उस निर्णय पर तुरंत अपने निर्णय सुनाने लगते हैं, मान लेते हैं वो कमज़ोर था, गलत निर्णय लिया। कई मुद्दे हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और हमने जब इस टॉपिक के बारे में सोचा तो हमने एक कॉमननेस देखी आप दोनों लोगों में सर, और उसके बेसिस पर ही दोनों गेस्ट को आमंत्रित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज़ ये है कि दोनों साइंस बैकग्राउंड से हैं और दोनों का हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रहा है जिसमें काफ़ी फ़िलोसफिकल एंगल के साथ आप लोगों ने पढ़ा है। और तीसरी कॉमन बात यह है कि आप दोनों लोग इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाते हैं। तो पॉलिटी, सोसाइटी, लिटरेचर और फिलॉसफी, इन सब के मिक्सचर से बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। टॉपिक को बेहतर समझना ज़रूरी है। सर देखिए, एक बेसिक चीज़ ये है कि आत्महत्या जो होती है उसको आमतौर पर अपराध या बीमारी के तौर पर देखा जाता है। कोई अपराध कहता है, कोई बीमारी कहता है, यहाँ तक कि कोई पाप कहता है। आपका नज़रिया, आपका टेक क्या है सर इस पर? मेरा टेक ये है कि इसको जनरलाइज करना ठीक नहीं है। जब हम किसी भी एक कैटेगरी में इसको डाल देंगे तो इसको जनरलाइज कर देंगे, और जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आत्महत्या के पीछे अलग अलग केस स्टडीज़ आप देखेंगे तो अलग अलग वजह समझ में आएंगी। वो वजहें बहुत ही वियर्ड भी हो सकती हैं और बहुत ऐसी हो सकती हैं जिसको तवज्जो देने लायक भी ना हो, जिसको लगे कि मतलब ये क्या बात हुई थी आत्महत्या करने की। लेकिन ये तो बात तय है कि अगर कोई व्यक्ति जो खुद को हाथ उंगली जल जाने से डरता है, ये सोच करके कि मेरी उंगली जल जाएगी या चाकू से हाथ कट जाएगा, वो व्यक्ति ऐसी मनस्थिति में पहुंच जाता है जब खुद को इतना नुकसान पहुंचा देता है, अपनी जान ले लेता है, खुद पर चाकू से वार कर लेता है या फिर छलांग लगा देता है, जो भी मेथड हो। तो जब भी हम इसको कहेंगे कि या एक जनरल स्टेटमेंट में कि भाई आत्महत्या तो अपराध है, कायराना हरकत है या पाप है, तो दरअसल हम इसका साधारणीकरण कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने किस स्थिति में आत्महत्या जैसे निर्णय को लिया। और ये निर्णय होता भी नहीं है। निर्णय तो तब कहेंगे ना जब सोच समझ कर लिया जाए। बहुत ही इम्पल्सिव मोमेंट होता है। अब अलग अलग केसेस में देखेंगे, जैसे कोई किसान अगर कर्ज के जाल में फंसा हुआ है तो उसकी स्थितियाँ इस तरह की हैं, विचित्र हैं कि एक समय हो सकता है, मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए के कर्ज में के जाल में फंसा हुआ है। इमेजिन कीजिए आज से 5 साल बाद वो 8-10 लाख साल का कमा रहा हो, तो उसके लिए ये वजह एग्जिस्ट ही नहीं करती कि 1 लाख रुपए के लिए वो अपनी जान दे देगा। लेकिन उसके लिए उस समय कितनी गंभीर बात थी ये 1 लाख रुपए का कर्ज का जाल, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और अल्टीमेटली जब उसको नहीं सूझा कि कोई रास्ता है तो उसने चुना कि भाई मुझे तो मर जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अब बहुत आपने कहा कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जिस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं हमारे समाज में, जिसको हास्यास्पद तरीके से किया जाता है, लेकिन बहुत संवेदनशील मसला है। जैसे हम यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील तरीके से बात करते हैं बाकी सारे फैक्टर्स पर, लेकिन एक बड़ा उसमें एस्पेक्ट है कि यूथ जो ये एज है, इस एज ग्रुप में किसी से लगाव हो जाना, फिर कभी ऐसा लगना कि कोई डिच कर रहा है, या अपनी ही मनस्थिति का खराब होना, या शक जैसी कोई बीमारी हो जाना, इन सारे कंडीशन में अगर वो बच्चा या बच्ची कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं तो दरअसल हमें ये समझना होगा कि हमें इसको अपराध, पाप, इन सब कैटेगरी में न डाल के हमें एक अपने समाज में काउंसलिंग की ज़बरदस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जितना मैच्योर समाज होगा अपने आसपास के लोगों को उतना अच्छा समझेगा, उनको उतना अच्छा समझा पाएगा कि ये परिस्थितियां जीवन में आनी ही हैं, सबके जीवन में आती हैं।
ये परिस्थितियाँ गिव अप करने वाली नहीं होती हैं। तो दरअसल हम उस पॉइंट पर अगर किसी को समझा ले जाते हैं कि ये गिव अप कंडीशंस नहीं हैं, ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं, ये आम बात है, और उतार चढ़ाव में आप इससे बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से किसी भी हाल में हम जनरलाइज्ड किसी स्टेटमेंट पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें संवेदनशील मामला है, अलग अलग इसमें है। हाँ, एक एस्पेक्ट ज़रूर है कि अगर आप कह रहे हैं बीमारी, तो कई बार आत्महत्या बीमारियों की वजह से हो सकता है। वो मानसिक रूप से जो उथल पुथल है, अगर वो मेडिकल अटेंशन नीड करता है तो वहाँ पर समझना चाहिए कि वहाँ डॉक्टर्स से जाकर बात करनी चाहिए, डॉक्टर्स से मुलाकात करनी चाहिए। वो वाकई एक बीमारी है, कोई मनस्थिति ऐसी नहीं है जिसको हम और आप कंट्रोल कर पाएंगे। वहाँ बस एक बाइफर्केशन रखना चाहिए। बाकी परिस्थितियाँ इस तरह की समझाइए शुरू से ही, पेरेंटिंग उस तरह की कीजिए, बच्चों से ही इस बात को शुरू कीजिए कि जीवन में इस तरह का संघर्ष हो सकता है, कभी उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी आप ट्रैप इमोशनली फील कर सकते हैं कि आप फंस गए हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि जीवन में कोई रास्ता नहीं है और दरअसल सिर्फ ये आपको लग रहा है। आप किसी भी अपने भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, पेरेंट्स, किसी से भी बात कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बड़ी बात नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बहुत परेशान है और उसको आप जैसे ही कहते हैं कि ठीक है, ये कोई सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, तो वो आत्महत्या की अगर सोच रहा होगा व्यक्ति तो करीब 50% तो उस स्टेप से खुद पीछे हटेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये साधारण बात है, ये सबके साथ होता है, जो बात कर रहा है उसके साथ भी होता है। अगर आपने कोई फेक एग्जाम्पल भी दे दिया कि मेरे साथ तो ऐसा भी हो गया था जी, तो वो बहुत नॉर्मल होने लगेगा धीरे धीरे। बस इसमें दिक्कत की बात यही है कि ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो भी इस तरह की मन स्थिति में फंसता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता, अलगाव फील करता है, आइसोलेट हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे अपने ही मन में प्रश्नों को उठाता है, खुद से ही उसका जवाब देता है, खुद से ही अपमानित होता है, खुद से ही रिवेंज लेता है। वो सब उसके दिमाग में एक दुनिया बस जाती है और उसकी वजह से वो इस तरह से पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से इसको आप किसी भी कैटेगरी में मत डालिए। सर, इसमें आपकी बात सुनते हुए मुझे याद आया, सोशियोलॉजी में एक बड़े थिंकर हुए एमिल डर्कहाइम, उन्होंने बुक ही लिखी है, सुसाइड, बुक का नाम ही है सुसाइड, और उसमें वो कहते हैं कि सुसाइड जो है वो कभी भी पर्सनल एक्ट नहीं होता, सुसाइड एक सोशल एक्ट होता है, और आदमी कभी अपने कारणों से सुसाइड नहीं करता, हमेशा सोसाइटी के कारण से सुसाइड करता है। यहाँ से सर एक चीज़ और आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 की, जो हमें राइट टू लाइफ देता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखें तो राइट टू लाइफ में क्या कभी राइट टू डाई को भी स्पेस देने की बात हुई? क्या कभी ये चीज़ भी सामने आई? बिल्कुल, इस पर तो बहुत, देखिए, आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो 2 लाइन में लिखी हुई बातों का सबसे ज़्यादा अर्थ विस्तार हुआ है, और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे 1950s का जब दौर था तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि भाई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसके तहत अगर आपको डिटेन कर लिया गया, जैसे AK गोपालन केस में हुआ, AK गोपालन से आप पहुँचे कि भाई डिटेन कर लिया है, मेरी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिटरल या नैरो इंटरप्रिटेशन आप कहेंगे कि कर दिया कि भाई ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है अगर, और उसके तहत राज्य स्टेट वंचित कर सकता है, तो उसी के तहत किया गया है। लेकिन जब मेनका गांधीवाद तक आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन फिर दायरा बढ़ते जाता है, और फिर उसमें सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आ जाता है। जो लोग पॉलिटी के स्टूडेंट होंगे वो समझ पा रहे होंगे। कहने का अगर साधारण भाषा में कहें तो प्रक्रिया है, इतना ही काफ़ी नहीं है, प्रक्रिया का तार्किक होना भी ज़रूरी है। उस विधि के अंदर भी झांकना होगा कि कहीं मनमाने तरीके से तो नहीं बनाया गया है, उस प्रोसेस का हर तरीके से रैशनल होना ज़रूरी है, रीज़न होना चाहिए उसमें। तो अब ये सवाल आता कहाँ से है, इसको भी समझना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 19 का इंटरप्रिटेशन किया है कि आपके बोलने के अधिकार में क्या चुप रहने का भी अधिकार है? बिल्कुल है भाई, कोई ज़बरदस्ती आपको थोड़ा ही बुलवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौन रहने का भी अधिकार आपका आर्टिकल 19 के तहत ही है, 19(1)A में ही है, ठीक है। हाँ, अब आप कहेंगे किसी को घूमने का अधिकार है, अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है, और मेरा मन नहीं है संचरण करने का, तो ये भी तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कहीं नहीं संचरण करूं। इस बेस पर कहा गया कि भाई क्या मरने के अधिकार, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी है क्या? दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने
एक समय तो ये मान लिया कि मरने का अधिकार है। 93 का कोई केस था, मैं केस का एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। हाँ, पीरथीनाम में 1994 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरने का अधिकार है, जीने के अधिकार में शामिल। लेकिन इससे टेक्निकली समस्या क्या हो गई? समस्या हो गई आईपीसी का सेक्शन 306 और 309। 309 जो कहता है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले लोगों को 1 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान था। अब तो नहीं है, भारतीय न्याय संहिता में ये प्रोविज़न हट गया है। और 306 कहता है कि अबेटमेंट अगर आप करते हैं, सुसाइड के लिए उकसाते हैं, तो 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये पूरा पॉइंट इसलिए फंस गया कि जैसे ही आप कह रहे हैं कि जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है, वैसे ही आत्महत्या की कोशिश के लिए जो आप सज़ा की बात कर रहे हैं वो तो खुद असंवैधानिक हो जाता है, क्योंकि आत्महत्या की कोशिश में सज़ा कैसे दे सकते हैं? मेरा अधिकार है, फिर तो मैं अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कर रहा हूँ अगर मरने की कोशिश कर रहा हूँ तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस भूल को सुधार लिया आगे, और फिर आगे केसेस में हुआ कि नहीं भाई ये शामिल नहीं है डायरेक्टली। लेकिन कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 में कि मरने का अधिकार तो नहीं है शामिल, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार, डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और प्रेजेंट स्टेटस ये है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार तो हमें आर्टिकल 21 से डायरेक्ट मिला ही हुआ है। 78 में मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जीने का अधिकार ऐसे ही जीने का अधिकार नहीं है। भाई आप किसी तरीके से जी रहे हैं, जीने के अधिकार में एक तो सीधी सी बात है कि अगर नैरो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सांस ले रहे हैं, जिंदा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 78 में जो इसका दायरा बड़ा किया और कहा कि ये सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि मर्यादापूर्ण तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। 2018 में जाकर इसका दायरा पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ मरने का अधिकार तो नहीं शामिल है, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार शामिल है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि उस तर्क से देखते हैं कि भाई बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी नहीं है कि नहीं है, तो उसको तो जस्टिफाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे प्रोसेस को जो रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको आप इस बेसिस पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि जीने के अधिकार में अगर मरने का अधिकार शामिल हो गया तो मरने के अधिकार के बाद आप वापस जी नहीं सकते। बिल्कुल। बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार है, चुप रहिए 8 महीना, 10 महीना, 2 साल, 5 साल बोल सकते हैं वापस, लेकिन मरने के बाद कोई जी नहीं सकता। तो आज की स्थिति है कि राइट है, ये आर्टिकल 21 में डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है, और यही होना भी चाहिए। डिग्निफाइड तरीके से मरने का अधिकार तो होना ही चाहिए। सर जब बता रहे थे तो मुझे एक मुहावरा याद था, फ्रेज याद आ रहा था, कैच 22। जब आप दो चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे टसल याद आ रही थी। सर आपने केसेस का नाम बहुत अच्छे से बताया। मुझे एक केस और याद आ रहा है, मारुति श्रीपति दुबल का केस है, 86 का केस। तो वो पहली बार था सर जब वो पुलिस के कांस्टेबल थे शायद, तो एक्सीडेंट में उनकी मतलब हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद ना कि रिकरिंग तौर पे जब आपकी शरीर आपका साथ नहीं देता तो आप बहुत परेशान होते हैं, तो मिट्टी का तेल डाल के उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और उसमें सफल नहीं हुए। तो उनको 309 के तहत सज़ा मिल गई कि भाई आत्महत्या का प्रयास किया। तो वो कहे कि भाई मेरा शरीर है, मैं नहीं सह पा रहा, मैं मरना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सर कहा कि हाँ 309 जो है, जिसको आपने बताया कि वो अवैध है, तो अभी तो इसने ये कह दिया। सेम चीज़ पी रत्नम में आपने बताया, सेम चीज़ हुआ था। अब हुआ क्या कि पी रत्नम तक ये था कि 309 जो है आत्महत्या आदमी करना चाहे तो कर सकता है और उसको माना नहीं जाएगा, उस पर सज़ा नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग जिस केस की आपने बात की, ज्ञान कौर का केस है 96 का, उसमें पति पत्नी ने क्या किया कि एक आदमी को उकसाया कि तुम मर जाओ भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम तो उसको उकसा रहे थे। उसने कहा नहीं, उसका जो मौलिक अधिकार है हाँ हम उसको दिला रहे थे। तो बेसिकली ज्ञान कौर केस में ही ये रतनाम केस को फिर रिवर्ट किया गया, हटाया गया कि भाई ये मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं। तो सर ये कितना मतलब ऐसा बात है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा जो संस्था है वो भी इस टसल में डूबा है कैच 22 में कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो सर बहुत अच्छे से आपने उसको समझाया उसको। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना या लॉ है वो इवॉल्व होते हैं, हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, कई बार गलतियां होती हैं, कई बार सीखते हैं, तो वो उस तरीके से। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैंने नहीं बताया कि आप दो लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैं भी पॉलिटी पढ़ाता हूँ। तो पता है सर? जब आर्टिकल 21 में पढ़ाता हूँ सर, तो पढ़ाते वक्त मैं आत्महत्या पर बात वैसे भी करता हूँ, और मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि आपकी जानकारी में कौन वो पहला व्यक्ति था जिसने आत्महत्या की थी। तो नॉर्मली तो इसका आंसर बताना मुश्किल है, लेकिन इन जनरल हम मानते हैं कि वो सती थी जिन्होंने पहले आत्महत्या की थी। और आत्महत्या जब सती जी करती हैं तो उनकी बॉडी के पार्ट्स जितनी जगहों पर इंडिया में गिरते हैं, अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूडेड है, वहाँ पर शक्तिपीठ बनते हैं।
तो अगर आत्महत्या पाप है, आत्महत्या गलत है, तो हम शक्तिपीठ पे पूजा क्यों करते हैं? इसी तरीके से हम अगर जैन धर्म को देखें, इसी तरीके से जापान में भी कई सारी प्रथाएं हैं जहाँ पर आत्महत्या को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी चूंकि हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रहें और मॉडर्नाइजेशन को हम नॉर्मली वेस्टर्न नज़रिए से ही देखते हैं, तो क्या हम आत्महत्या को पाप मानते हैं, वो बात बिल्कुल सही है या नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने अपना शरीर दान कर दिया, हम सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना, तो ये एक अलग फिलॉसफी है। लेकिन अगर हम कर्मयोग की बात करें तो मुख्य बात गीता से होकर के जाती है। तो सर आप क्या मानते हो कि मतलब गीता में आत्महत्या को लेकर के क्या दृष्टिकोण रखा गया? सर वैसे आपने कर्मयोग की बात की तो सीधी सी बात है कि गीता में आत्महत्या पे तो एज इट इज बात होगी नहीं, क्योंकि जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा, तुलसीदास ने जिसको बाद में कहा, पहले गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते में कहा जा चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कर्म की बात कोई कर रहा है तो आत्महत्या की बात तो नहीं करेगा। कुछ उसमें गीता के श्लोक हैं, मुझे लगता है कि उसके द्वारा चीज़ें तो क्लियर हो सकती हैं। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि, उसमें कहा गया कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। मतलब ये एक नेचुरल सर्किल है, एक प्राकृतिक चक्र है। अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो इस चक्र को तोड़ रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। इवन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो उसमें भी यही बात है कि आत्मा को न कोई जो अस्त्र है वो नष्ट कर सकता है, न जल आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जब आत्मा अजर अमर है तो आपके आत्महत्या करने से ये फैक्ट मिटेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, ठीक है, जन्म और मृत्यु निश्चित है और ये साइकिल है। समय से ही जन्म होगा, समय से मृत्यु होगी। तो आत्महत्या करने का मतलब क्या है कि जो समय का चक्र है आप उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर लिटरली अगर गीता की बात करें, कर्म योग प्रधान जो गीता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आत्महत्या की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर हम दोनों को अगर इंटरप्रेट करें तो कहीं ना कहीं आत्महत्या के अगेंस्ट ही गई है। और सर आपने पाप की बात की तो गरुड़ पुराण का सर मैं बताऊं जो उसका सर उदाहरण दिया जाता है सर, उसमें लिखा है कि अगर मैं उसकी बात जोड़ना चाहता हूं कि उसमें लिखा है कि अगर आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो वही जो पकोड़े तले जाएंगे और 52 अरब साल तक आपको कष्ट सहने पड़ेंगे, 84 लाख योनि तक आपको भटकना पड़ेगा, इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही बात, जैसे आपने सती की बात की, प्रायोपवेशन है जहाँ पे जो हमारे संत वगैरह हैं जब वो अपनी इच्छा से खाना वाला छोड़ देते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इवन जैन धर्म में भी ये संथारा कहते हैं, संथारा और संलेखना दोनों ही है। और साथ में हमारे जौहर होता था सर, उसका भी स्वीकार, उसको बड़े ही गौरवान्वित तरीके से देखा जाता था। तो कुछ सेलेक्टेड जगहों पे कुछ अच्छे कारणों के वजह से कुछ प्रकार की आत्महत्याओं को स्वीकार किया गया। लेकिन अगर गीता की आप बात करेंगे तो गीता तो इसके अगेंस्ट है, कर्म पे बात करती, कर्म करो बाकी भगवान देख लेंगे। नहीं, तो अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा जनरलाइज करें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आत्महत्या को अपराध मानने जैसी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन की देन है। बिल्कुल सर, क्योंकि सती प्रथा का जैसे सर ने जिक्र किया, तो सती प्रथा में भी तो सती जी के मंदिर, मतलब सतियों के मंदिर तक बनाए जाते थे, पूजा की जाती थी, सेलिब्रेशन किया गया है इस तरीके की घटनाओं का। एक तरीके से अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें, जापान का भी मैंने एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से होता था। तो मुद्दा यह है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान किस उद्देश्य से या क्यों आत्महत्या को अपराध बनाया गया होगा? हाँ जी, मतलब औपनिवेशिक शासन में तो निश्चित तौर पे उसकी विरासत लेके आता है अपराध की। लेकिन हमने बताया गरुड़ पुराण वगैरह, मनुस्मृति में इसको आत्महत्या माना गया, तो हमारे यहाँ भी चल ही रहा था। अब आपने जब औपनिवेशिक शासन की बात की तो सर 1860 आईपीसी में धारा 309 आती है, आत्महत्या अपराध है। लेकिन जब ये आईपीसी बन रही थी, जो मैकॉले साहब इसको नहीं लाना चाह रहे थे, क्योंकि बच्चे जान रहे होंगे कि जो परतंत्र भारत का जो पहला लॉ कमीशन था उसके अध्यक्ष मैकॉले साहब थे। और 1833 में लॉ कमीशन की आधारशिला की बात होती है। 1837 में वो पहला ड्राफ्ट बनाते हैं, इसका जो आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनता है। उसमें 306 थी, जो आपने बताया एबेटमेंट वाली बात थी वो थी, लेकिन 309 नहीं थी उसमें। लेकिन फिर वही बात की रॉयल कमीशन। अब रॉयल कमीशन में बहुत से धार्मिक लोग भी बैठे हुए थे। वो जो धार्मिक लोग थे वो बेसिकली खुद को रैशनल बताना चाहते थे, पर रैशनैलिटी थी नहीं। तो वो चले जाते हैं 4वीं शताब्दी के सेंट ऑगस्टीन के पास में। ऑगस्टीन ने कहा कि तुम हत्या नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, न किसी को मार सकते हो न खुद को मार सकते हो, हत्या किसी प्रकार की हत्या।
फिर एक संत थॉमस एक्विनास, आप जानते होंगे संत, मतलब अगर आप लोग मीमांसा को जानते हो तो प्राकृतिक मीमांसा के बहुत बड़े प्रोपाउंडर माने जाते हैं। सर चर्च को, मतलब सोचिए 14वीं शताब्दी में वो चर्च को क्वेश्चन करते हैं और अरस्तु की बातों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों की बातों को, उन्होंने भी कहा कि आत्महत्या प्राकृतिक न्याय के अगेंस्ट है। तो वही जो रॉयल कमीशन था, तो 1843 और 47 में 2 चेंजेस होते हैं आईपीसी में, और वो रॉयल कमीशन इन्हीं बातों को, ऑगस्टीन की, इक्विनास की और इस प्रकार की बातों को सामने रखता है कि भाई आत्महत्या प्राकृतिक न्याय के अगेंस्ट है। अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो ईश्वर प्रदत्त जो जीवन है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये अपराध होना चाहिए। तो वही 309 में रख दिया गया था सर। इसके अलावा एक और बात है, भारत पे अंग्रेजों का राज था, तो जितने भी उपनिवेश के लोग थे, उपनिवेशवासी थे इनके, ये चाहते थे कि उनकी जो जनसंख्या है उसका प्रॉपर काउंट रहे, तो सोशियोलॉजिकली भी वो इसको नहीं रखना चाह रहे थे। तो 309 आया और 309 से आत्महत्या को अपराध माना गया सर। इसमें सर अभी चूंकि वेस्टर्न सोसाइटी का बार बार रेफरेंस आया तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि सर जैसे जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ पर तो यूथनेशिया अलाउड है कई सारी सोसाइटीज़ में, कई सारे देशों में, तो भारत के माइंडसेट और वेस्टर्न माइंडसेट में ऐसा क्या अंतर है कि हमारे यहाँ एक्टिव यूथनेशिया हम अलाउ नहीं करते, वहाँ पर अलाउ है लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते, हम पैसे ही रखे हुए हैं। देखिए, जो अभी इन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात है कि आप आत्महत्या को किस तरीके से देखते हैं। आत्महत्या को भी अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर संथारा भी काइंड ऑफ सुसाइड है, जिस पर ऑलरेडी केसेस भी हुए संथारा पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यू टर्न ले लिया, लेकिन संथारा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, या फिर आप किसी ऐसे मरणासन स्थिति में आ गए हैं, अब जिंदगी जीने की इच्छा आपकी खत्म हो गई है, तब जाकर संथारा प्रैक्टिस की जाती है। तो जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, आत्महत्या को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? बिल्कुल बुरा मानते हैं। और जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है कि उसके पर्याप्त आधार हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी निकल कर आते हैं, हमारे समाज में भी निकल के आते हैं। देखिए, एक जनरल नैरेटिव क्या है आत्महत्या को लेकर के, आत्महत्या के पीछे उसको बुरा क्यों मानते हैं कि जो चला गया अब उसको कोई कष्ट नहीं होने वाला है, लेकिन जो रह गया सारा कष्ट किसको झेलना है? किसी ने आत्महत्या कर ली तो एक तरीके से तो उसको हमारे समाज में तो बहुत स्वार्थी किस्म की, जिसको कई बार कायराना हरकत बोल देते हैं कि ये तो कायरता है। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने अपनी जान ले ली, और अपनी जान ली, अपने पीछे पत्नी बच्चों को छोड़ गया या माँ बाप को छोड़ गया, अब ये पूरे ज़िंदगी भर का स्ट्रगल उनका है। सही बात है। ठीक है, तो हमारा समाज इसको अडॉप्ट नहीं करता, हमारा समाज इसके लिए अच्छा नज़रिया नहीं रखता। और क्योंकि हम अपने समाज के हिसाब से ही, जितने लॉज आप देखते हैं वो हमारे समाज के हिसाब से ही होते हैं, वो उसका रिफ्लेक्शन आता ही आता है। भाई अमेरिका में अगर बंदूक रखने का मौलिक अधिकार है, हमारे यहाँ बंदूक रखने का मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से उठाकर ले आया गया रहता तो फिर वो भी हमारे यहाँ बिल ऑफ राइट्स तो हमने ले लिया अमेरिका से। हमने अस्पृश्यता का अंत किया है ना, हमने नस्ल के खिलाफ, हम पीड़ित नहीं थे तो हमने वाइट और ब्लैक की लड़ाई नहीं लड़ी है ऑब्वियसली। तो हमारे समाज का ये रिफ्लेक्शन जो आता है, हमारे समाज का ये जो मानना है, वो दिखाता है कि वेस्टर्न और हमारे यहाँ क्या अंतर है। ठीक है, और हम आत्महत्या को ठीक नहीं मानते हैं। यूथनेशिया की जहाँ तक बात करते हैं, इस पर भी पर्याप्त डिबेट है। यूथनेशिया में अभी की स्थिति तो ऐसी नहीं आप कह सकते कि यूथनेशिया, जो पैसिव यूथनेशिया तो है, एक्टिव यूथनेशिया पर कोर्ट, एक्टिव यूथनेशिया पर हमारा समाज ये बिल्कुल क्लैरिटी रखता है कि भाई किसी को अपनी जान देने का अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दिखता है कि कोर्ट्स के जब भी रूलिंग्स आते हैं, जैसे अभी जो डिबेट चल रहा है ऑलरेडी, उसमें भी यही बात है कि एक 32 साल का व्यक्ति, एक जो बच्चा था आज से 13 साल से कोमा में है वो लड़का, आपने सुना होगा ये केस, अभी इसीलिए यूथनेशिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि 13 साल से वो जब बच्चा था गिर गया, 4थी मंजिल से गिर गया और वो कोमा में। अब उसके पिता ने कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है, जो कि पुरानी अर्जी है, कि अब ना तो मैं इस मानसिक हालत में हूँ, ना ही आर्थिक हालत में हूँ कि मैं इसको हॉस्पिटल में लेकर, अब इस उम्मीद में कि ये वापस आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है, और अभी तक कोर्ट ये मानता रहा है कि वेंटिलेटर्स पर जो लोग हैं, अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लीजिएगा तो ये पैसिव यूथनेशिया के दायरे में आएगा, और
पैसिव यूथेनेशिया अरुणा शानबाग से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच बैठेगी और हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच बैठकर बताएगी कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। फिर कॉमन कॉज केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लिविंग विल है तो ये वैलिड माना जाएगा, इसको लीगल के दायरे में ही रखेंगे, इलीगल के दायरे में नहीं रखेंगे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा और बड़ा किया कि जो लिविंग विल है उसके पैरामीटर्स को बहुत इजी किया पैसिव यूथेनेशिया को लेकर। अभी जो केस चल रहा है उसमें सबसे बड़ा संकट यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑलरेडी सुनवाई कर चुका है। पूर्व CJI ने इस पर अपना जो कमेंट दिया था उसमें यही कहा था कि मैं समझ रहा हूँ, कोर्ट समझ रहा है कि इसको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने जैसी कोई बात नहीं है। और जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से उसकी मौत नहीं हो रही है तो ये एक्टिव यूथेनेशिया के दायरे में आ जाएगा, सक्रिय इच्छा मृत्यु के दायरे में आ जाएगा, और इसलिए मामला फंसा हुआ है। तो अदालत का दृष्टिकोण देखें एक्टिव यूथेनेशिया को लेकर या फिर अपने समाज का दृष्टिकोण देखें, ये बिल्कुल वही है कि एक्टिव यूथेनेशिया हर हाल में नहीं होना चाहिए। पैसिव यूथेनेशिया पर नरम दिख रहा है अदालत भी और डिबेट भी है, लोग भी ऐसा चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा इजी किया जाए और इजी किया जाए। और मेरे ख्याल से जो आपने कहा ना कि कोई भी कानून या इंक्लूडिंग संविधान, क्योंकि हमारा फंडामेंटल लॉ है और ये भी इंटरप्रिटेशन इसका इवॉल्विंग प्रोसेस है, धीरे धीरे इवॉल्व होता है, तो मेरे ख्याल से हम बहुत तेज़ी से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जब पैसिव यूथेनेशिया आने वाले समय में हो सकता है कि उसको लीगल मान लिया जाए, एक्टिव को एक्टिव मान लिया। ठीक है सर, इसी डिबेट में एक और पोर्शन है जिस पर हम बात करना चाहते हैं और वो है फांसी का। हम कहते हैं हम अपनी जान नहीं ले सकते और आत्महत्या के बारे में इस तरीके से आप लोगों ने बहुत डिटेल में प्रकाश डाला। फांसी जो राज्य ले रहा है, जो राज्य दे रहा है, जो जीवन राज्य ले रहा है, वहाँ पर भी अगर हम देखें सर तो वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर फांसी टोटली बैंड है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। हमारे यहाँ पे फांसी के लिए एक सिद्धांत रखा गया कि हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में फांसी देंगे। अब मुद्दा ये है कि ये जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है इसका डिसीजन कैसे होता है, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? कैसे डिसाइड करेंगे कि ये केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है? और सेम केसेस में कई बार होता है कि उसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना जा रहा होता। तो ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, इसको समझना है। ये तो कोर्ट के हर एक मामले में एक पॉइंट ये ज़रूर आता है कि ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव है, क्योंकि फैसला अदालत में जजों को करना होता है और जजों को बहुमत के आधार पर उनके जो डिसीजंस होते हैं, भाई 5 जज बैठे हैं, 3 एक फेवर में हैं। जैसे केशवानंद भारती मामले में आज तक ये बात उसकी आलोचना में चल रहा है कि ये इतना नैरो मेजॉरिटी से था, 7-6। अगर ये रहता कि 11 जज पक्ष में रहते बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के, तब तो बात समझ में आती कि चलिए 11 जज तो कम से कम एक तरफ थे, यहाँ तो 7 जज एक तरफ थे और 6 जज उसके अगेंस्ट में थे। अगर इसका उल्टा हो गया रहता तो आज संविधान का इतना बड़ा जो इंटरप्रिटेशन हुआ, पूरी दशा दिशा बदल गई, वो नहीं बदली रहती। तो ये तो हर मामले में हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हो या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट का हो, अल्टीमेटली जज एक व्यक्ति है और वो क्या सोचता है इस बारे में ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप सीधे सीधे कहेंगे तो इसमें सब्जेक्टिविटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब कह रहे हैं जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला या फिर दुर्लभतम जिसको हम कहते हैं, तो हमारे पास एक ही चीज़ बचता है, सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट इंटरप्रेटर है, उसी की बात को हम आगे लेकर अगर बढ़ें तो फिर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा होगा। 1980 का जो केस है बच्चन सिंह केस, तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ सेंटेंस ये है नॉर्म और कैपिटल पनिशमेंट हमेशा अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो आप जब भी जजमेंट दीजिए, गाइडलाइंस ही है एक तरीके का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ही है कि भाई जब भी आप देखिए जजमेंट देते हुए तो इस बात को देखिए कि क्या गुंजाइश है कि इसकी सज़ा उम्र कैद से हो जाए, क्योंकि हमारे जो न्याय की पूरी संकल्पना है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस पर बेस्ड है। अगर कोई मर गया तो आप फिर रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर कहा कि भाई ये नॉर्म जो होना चाहिए तो उम्र कैद होना चाहिए ना। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इसको आपने उम्र कैद की सज़ा दी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने कई सारे केसेस में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम बिता लेने के बाद अच्छे आचरण के बेस पर सज़ा कम कर दी जाती है, छोड़ दिया जाता है।
मकसद क्या है? मकसद है कि उसको समाज में मुख्य धारा में वापस लौटने का मौका देने के लिए ही तो ये किया गया है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसकी सज़ा वो भुगत ले और वो वापस आ सके। लेकिन मृत्युदंड में वही वाली बात हो गई कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसके अगेंस्ट में जो मृत्युदंड के तर्क दिया जाता है कि लेट से मानवीय भूल हो जाए, जो सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप, हो सकता है ना कि 1% हो, 0.1% हो कि मानवीय भूल हो जाए और उसको फांसी पर टांग दिया आपने, और बाद में कोई साक्ष्य ऐसा आ जाए या फिर बाद में ऐसा पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए थे उनसे ही कोई गलती हो गई। हो सकता है, ऐसा तो संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण उसमें फैसला दिया कि भाई दुर्लभतम मामलों में ही दीजिए। हालांकि उसमें गाइडलाइंस क्लियर नहीं थे, लेकिन 1983 में जो मामला आया मच्छी सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 पैरामीटर्स बता दे रहे हैं कि कैसे आप पता चलेगा आपको कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। तो उसमें उसने एक तो कहा कि भाई देख लीजिए अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध का तौर तरीका क्या है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, पिछले 2 साल में एक ऐसी घटना हुई, दिल्ली में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या करके उसके बॉडी के टुकड़ों को रोड पर फेंका। या मच्छी सिंह केस खुद में 17 लोगों की हत्या हुई थी एक साथ, एक परिवार के, और सिर्फ इसलिए हुई थी कि ये 17 लोगों का जो परिवार था मारने वाले के दुश्मन से बातचीत करता था। इस केस में उसने 17 लोगों को निपटा दिया, मार दिया ब्रूटल तरीके से। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए कि अपराध का तौर तरीका क्या है। फिर उसने कहा कि अपराध का मकसद क्या है, ये देख लीजिए, किस लिए मारा गया, क्या कि सुपारी लेकर मार दिया गया। ये सुपारी लेकर मारना बहुत जघन्यतम माना जाता है ना, जिससे कोई सरोकार नहीं है। 10,000 रुपया के लिए, 50,000 रुपया के लिए उसने किसी को मार दिया, या किसी पब्लिक फिगर को मार दिया कि उसको उससे जलन हो रही थी या वो उसकी बातों से सहमत नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखिए कि समाज में जैसे SC ST के अगेंस्ट जो घृणा का भाव है उसके चलते मार दिया, किसी दिव्यांग जन को मार दिया, किसी बुजुर्ग को मार दिया, इसको भी देख लीजिए। मैग्नीट्यूड देख लीजिए, परिमाण कितना है। 17 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, नरसंहार हो गया जैसे बिहार में होता रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पैरामीटर और देखिए कि पीड़ित का व्यक्तित्व क्या है, विक्टिम की पर्सनालिटी क्या है। किसी असहाय महिला को मार दिया गया है, किसी बुजुर्ग औरत को मार दिया गया, किसी विक्षिप्त, भाई ऐसे ऐसे केसेस। अभी मैं परसों ही क्लास ले रहा था, उसमें मैं एग्जांपल दे रहा था। एक बच्चे पर किसी ने कार चढ़ा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्चा उसके घर के सामने बैट बॉल खेल रहा था और मना करने के बावजूद नहीं माना, और इसने अचानक से सनका और ये गाड़ी उठाकर उस पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। इसको कहेंगे कि भाई ये जघन्यतम तरीके का है और इसमें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गाइडलाइन में 1983 में क्लियर किया है। और साथ में ये भी कहा है कि भाई जजों से ये उम्मीद की जाती है ना पर्सनली इन्वॉल्व ना हो जाए, पर्सनल ना ले लें मामले को। लेकिन हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, इन सारे गाइडलाइंस के बाद भी तय करने वाले पर डिपेंड करता है कि उसकी अपनी सोच क्या कहती है इस बारे में। हो सकता है इसके बाद भी एक जज किसी मामले को उम्र कैद पर सेटल करे और एक जज किसी मामले को बिल्कुल कहे कि इसमें टॉलरेंस 0 है मेरा और इसको तुरंत टांग देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। तो ये है तो मामला सब्जेक्टिविटी वाला ही। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की जिसको बच्चों को पकड़ना चाहिए, जो आपने बताया कि जजेस हैं, योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी उनसे गलती हो सकती है। हाँ। और इसके लिए पार्डनिंग पावर भी है राष्ट्रपति के पास में। कल को वो अगर देखे ऊपर जाके कि नहीं यार जजेस से गलती हो गई थी। सर, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है ब्लैक वारंट करके, नेटफ्लिक्स पे है, कभी आप लोग देखेंगे। उसमें तो मैंने देखा आपने सर, तो उसमें कितने इफ्स एंड बट्स को बताया गया। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सर, अब जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो फंडामेंटल राइट्स से DPSP थे, मतलब एक तरफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स थे, एक तरफ इकोनॉमिक सोशल और क्या कहते हैं इस प्रकार के राइट्स वगैरह, मतलब इनकी बात की गई थी DPSP में। जैसे सर 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, UDHR आया, तो भारत ने बहुत से उसमें से जो ह्यूमन राइट्स थे उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की अपने संविधान में। फिर इसी के 2 कोवेनेंट आए 1966 में, कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसको भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल आया था 1989 में, जो था कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया जाए,
भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। उस पे सर एक मैं आपको टिप्पणी बताना चाहूँगा, जो आपने अपने उसमें बताया भी, शायद मच्छी सिंह वाले केस की आपने जो बात बताई उसकी टिप्पणी को जोड़ा गया कि भारत में जो विविधता है और जिस प्रकार के केसेस देखने को आए, उसमें उन्होंने मच्छी सिंह और तक के कई सारे केसेस को रेफरेंस भी दिया कि स्थितियाँ कितनी खराब हो सकती हैं, वो सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसी है तो हम देंगे उसको, क्योंकि हमारे धर्म में, शास्त्र में ऐसा नहीं दिया कहा गया कि हम किसी की जान ले लें। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे निर्भया केस में सर, मतलब सोचिए कि, मतलब मैं उसको बोलना नहीं चाहता, पर उस रॉड के साथ जिस स्तर तक बदसलूकी की गई उस महिला के साथ में रॉड लेके, वो मतलब उसको आप ह्यूमन शब्दों में डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ऐसी सब्जेक्टिविटी की, जो आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया सर, कि ये सब्जेक्टिविटी इन केसेस के द्वारा और इस क्या कहते हैं कोवेनेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर कर चुका है, सरकार भी क्लियर कर चुकी है, और हमें समझना चाहिए कि अगर कुछ गलती हो जाए तो राष्ट्रपति बैठे हुए ऊपर। हाँ, मतलब 2022-23 में इंडिया के पास ये मौका था। देखिए, दो ही इस पर डिबेट है। जो लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं पॉलिटी में, उनको ये डिबेट्स जानने भी चाहिए, और इसका हमेशा करंट अफेयर्स में देखते रहना चाहिए कि क्या इस पर चर्चा चल रही है और क्या इस पर वर्डिक्ट आ रहा है। तो दो ही डिबेट है मृत्युदंड को लेकर। एक, कैपिटल पनिशमेंट को क्या ख़त्म कर देना चाहिए जी। इंडिया इसके फेवर में नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट फेवर में नहीं है। 2022-23 दोनों बार में ये हुआ यूनाइटेड नेशंस में। इस बात पर जब रिजोल्यूशन आया तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। वो बहुत क्लियर था इंडियन गवर्नमेंट का कि भाई करना चाहिए। उसका रीज़न है कि हम आतंकवाद से पीड़ित कंट्री हैं, हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं। और लॉ कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन में कहा कि आतंकवाद को छोड़ दें, जी। बाकी मामलों में कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में ख़त्म कर देना चाहिए, आतंकवाद छोड़कर। टेररिस्ट एक्टिविटी में जो लोग आए हैं उन पर तो कैपिटल पनिशमेंट ही सबसे अच्छा उपाय है, और ये सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके भी अगेंस्ट में लोग तर्क देते हैं कि भाई आपने किसी को फांसी दे दी, कसाब को बिरयानी खिलाई, ये सब भी चर्चा चलता है ना, खूब उस पर मजाक उड़ता है, या फिर तंज कसा जाता है और फिर कहा जाता है ठीक है कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। अब उसको तो उसने शहादत बना दिया, ठीक है, उस जमात ने शहादत बना दिया, टेररिस्ट ने, और उसके वजह से हज़ारों बच्चों को और बरगलाया और अपना काडर खड़ा किया, ये भी तर्क दिया जाता है। लेकिन सच बात यह है कि टेररिस्ट एक्टिविटी के मामले में आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट बिल्कुल होना चाहिए। सेकेंड जो डिबेट है इस पर, जो अभी चल रहा है आर्टिकल 21 में, वो है कि क्या कोई बेटर मेथड हो सकता है फांसी की सज़ा देने का, क्योंकि हमारा जो कानूनी हमारी संहिताएं हैं वो सीधा सीधा एक ही प्रोसेस बताती है, हैंग टिल डेथ। मेरे ख्याल से उसमें सीआरपीसी में सेक्शन 354 था शायद, जिसकी संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया कि क्या ये संवैधानिक है। मौत की सज़ा देना ठीक है, आपके यहाँ कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन क्या क्रूएल्टी के साथ मारना चाहिए? इतना क्रूएल होकर मारना चाहिए कि 40-45 मिनट पूरे प्रोसेस को पूरा होने में लगे, जब तक गर्दन की हड्डी टूट ना जाए, एक व्यक्ति टंगा ना रहे, उसको जांच ना कर ले डॉक्टर? क्या मारने के और तरीके नहीं हो सकते? जैसे अमेरिका में ज़्यादातर स्टेट्स में अब कैपिटल पनिशमेंट के लिए लीथल ड्रग्स ही दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा है, और ये काफ़ी समय से चल रहा है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। भाई दुनिया भर को अध्ययन कर लो, सच बात यह है कि कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में पूरी दुनिया में हवा है, जैसा आपने बात कही। 1976 के बाद एक रिपोर्ट बताती है कि 1976 के बाद 90 कंट्रीज़ ने अपने यहाँ कैपिटल पनिशमेंट को बैन किया है, ख़त्म किया है। ऐसे में इंडिया का एक रुख तो क्लियर है, हम अपने यहाँ कैपिटल पनिशमेंट ख़त्म करने के मूड में नहीं है। लेकिन दूसरा जो डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है, क्या कोई लीथल ड्रग दिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा सख्त दिख रहा है इस समय अभी हाल में जो वही केस आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि भाई इसमें पूरी दुनिया भर का अध्ययन करो और सरकार को भी अध्ययन करके बताइए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सरकार उस मूड में थी कि कोई तरीका नहीं हो सकता है, चलिए टाइम दीजिए थोड़ा। अभी तो सरकार ने कहा कि ये काम न्यायपालिका का है ही नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है कि फांसी देने का तरीका कैसा होगा, और लेजिस्लेचर को अल्टीमेटली करना है। अगर उसमें कुछ चेंज करना है, न्यायपालिका पढ़ क्यों रहा है? तो न्यायपालिका ने थोड़ा सा डंडा दिखाया है कि भाई अगर है रास्ता तो क्यों किसी को फांसी से ही मारने की बात है। जब कैपिटल पनिशमेंट देना है, आपका पर्पस क्या है अल्टीमेटली? इस समाज में मैसेज देना है कि ऐसे मरते हैं, या उसको कैपिटल पनिशमेंट देना है? लेकिन सच बात तो ये है कि इसके पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं वो यही कहते हैं कि एक अपराधी अपराध करने के पहले सोचे,
1000 बार सोचे। जैसे ब्रूटल तरीके से किसी का रेप किया गया, मर्डर किया गया, जैसा इन्होंने कहा ना कि सोचते हुए भी आप अंदर से घबरा जाते हैं। इसमें सर एक छोटा सा पॉइंट मेरा ये है कि जो आपने कहा, तो एक बेसिक बात ये है कि जब हम किसी को कोई भी पनिशमेंट देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसमें रिफॉर्म लाया जाए। मेरे ख्याल से इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उस बंदे को सुधारना चाहते हैं जिसने कुछ गलती करी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है जो अभी आपने कहा कि सोसाइटी को मैसेज दिया जाए। सर मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम अगर हिस्ट्री को देखें तो दुनिया में जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कठोर और जालिम टाइप के जो पनिशमेंट्स थे वो मिडिवल एज में दिए जाते थे। मतलब नाखून निकाल लेना और आँख निकाल लेना, वट एवर इट इज़। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद से लेकर आज तक अगर हम देखें तो हीनियसनेस ऑफ द क्राइम बढ़ी है। क्राइम कम तो कहीं नहीं हुआ, क्राइम बढ़ा, ये एक फैक्ट है, लेकिन क्राइम केवल नहीं बढ़ा है, क्राइम में हीनियसनेस बढ़ी है। तो हम मतलब मेरा जो कहना है वो ये है कि पहली बात, वो बंदा जिसको आपने फांसी दे दी वो तो सुधरने से रहा, उसके पास कोई चांस नहीं। तो सोसाइटी को जो आप मैसेज देने का एक ग्राउंड ले रहे थे, सोसाइटी ने हिस्ट्री में आज तक तो कभी ऐसा कोई मैसेज पाया रिसीव नहीं किया है। यस सर, ये बात रिफ्लेक्शन नहीं है सर, रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका डेटा भी है। मतलब 90 मैंने कहा ना, 90 कंट्रीज में हटा दिया गया कैपिटल पनिशमेंट। तो उन कंट्रीज का डेटा ये नहीं बताता कि कैपिटल पनिशमेंट हटाने से उनके यहाँ मर्डर जैसे चार्जेस बढ़ गए हों। तो डेटा भी इसको सपोर्ट करता है कि भाई अगर ये ऐसा होता कि लेट से हमने किसी कंट्री ने कैपिटल पनिशमेंट हटाया और वो घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई जिससे कैपिटल पनिशमेंट को वो करती थी, अट्रैक्ट करती थी, तब तो बात समझ में आती कि भाई कैपिटल पनिशमेंट का सीधा सीधा संबंध है कि हटाएंगे तो ऐसे घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ इंडिया का भी कहा जाता है कि इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट दिया गया ना 2000 से लेकर, आप देखेंगे इधर बहुत सारे कैपिटल पनिशमेंट 3-4 नंबर पर है दुनिया में सर। 8-9 कैपिटल पनिशमेंट जो एग्जीक्यूट भी हुए, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ क्राइम ख़त्म हो गया हो, हमारे यहाँ मर्डर्स नहीं हो रहे हों, या वो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है वो कम होता दिखे। तो ये बिल्कुल सही बात है और इसके पक्ष में कहा जाता है कि भाई समाज इसको रिसीव थोड़ा ही कर रहा है। तो सर फिर मेरे ख्याल से आत्महत्या और कैपिटल पनिशमेंट और फांसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं यूथेनेशिया की, तो इससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट थे मुझे लगता है हम लोगों ने कवर करने का अच्छे से प्रयास किया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे समझाया भी। चलते चलते बस एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी कभी किसी को भी, जो लोग हम लोग का प्रोग्राम देख रहे हों, जब भी कभी वो किसी दबाव में महसूस करें या ऐसी कोई स्थिति हो जहाँ पर वो अपने मानसिक तौर पर संतुलित ना रह पा रहे हो, तो बात करें, ज़रूर अपने लोगों से बात करें। हमेशा रास्ता होता है और हमें सिर्फ रास्ते को पहचानना होता है। पेशेंस रखेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये हमारे समाज की एक रियल टाइम समस्या बनती जा रही है सर। प्रोफेशनल्स को देखिए, बच्चों को देखिए, युवाओं को देखिए, बुजुर्ग लोगों को देखिए, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है और मेरे ख्याल से सबको इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार सबसे बात करनी चाहिए। आप भी सर। सबसे बात करनी चाहिए, ये मैं वही कहूँगा कि इसमें एक बड़ा हर्डल ये है कि जब आप ऐसी किसी स्थिति में फंसते जाते हैं तो फिर वो संभव नहीं होता कि आप किसी से बात कर पाएँ। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, मैं एकदम पक्ष में नहीं हूँ कि कोई, मैं तो इसको बहुत ही ख़राब मानता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, भरसक कोशिश भी मैंने जीवन में की है कि अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको इस पैरामीटर पर, कभी कभी दोस्त मेरे बोलते हैं कि तुम ज़्यादा सोच लिए या ज़्यादा सोच ले रहे हो। मुझे चिंता होती है कि मेरा अगर कोई परिचित परेशान है तो कहीं वो इस स्टेज की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ज़रूरत पड़ती है तो मैंने कभी 3-3 घंटे भी बात की है, 2-2 घंटे भी बात की है, ये एक काम है मेरा। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं ये मानता था, जब तक ऐसे लोगों से मेरा राब्ता नहीं था, जब तक मैंने समझा नहीं था कि वो किस तरह की परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं, तब तक तो मैं बिल्कुल ताल ठोक कर कहता था कि ये तो मतलब कायरो वाली हरकत है, ये तो हर हाल में नहीं हो। लेकिन ऐसे कुछ केसेस मुझे समझ में आए कि ये कायरो वाली हरकत नहीं है। दिमाग की जब उधेड़ बूंद में इंसान फंसता है और उसमें फंसता चला जाता है तो अब उसके मेंटल स्टेटस पर ना तो उसका कोई कब्जा है, और ख़तरनाक बात यह है कि उस समय जब वो उस ट्रैप में फंस चुका है, अगर आपने बाहर से भी इंटरवीन करने की कोशिश की, उसका प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा। वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब एक्सेप्टेंस का लेवल उसके अंदर आपके लिए इतना हो
कि आप जो कह रहे हैं उस वो मरहम की तरफ फील कर पा रहा हो, आप पर उसको इतना भरोसा हो, ब्लाइंड फेथ हो कि भाई ये आदमी कह रहा है तो मुझे रुक कर सोचना है, समझना है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हर इंसान को सबसे पहले अपने जीवन में वैसे लोगों की ज़रूरत है जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो। अल्टीमेटली वही लोग काम आएंगे। आप सबसे बात नहीं कर सकते, सबके पास इतना वक्त नहीं है, सब इतने संवेदनशील नहीं है, सब इस बात को नहीं समझते हैं। हर इंसान के जीवन में एक दो ऐसे लोगों को पहचान कर रखिए, वो कीमती लोग जिसको कहते हैं, वो कीमती लोग आपको उस समय मदद करेंगे और आप भी उनको मदद करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में ईमानदारी से आप अपने इर्द गिर्द सबसे पूछिएगा क्या आत्महत्या का विचार नहीं आया था, 99% लोग कहेंगे कि जीवन में कभी ना कभी एक बार दो बार उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आए थे, आत्महत्या की स्थिति में वो जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये इंसान के दिमाग के साथ खेलने वाली परिस्थितियां हैं और सबके साथ ऐसी परिस्थितियां आएंगी। कोई इतना मजबूत नहीं है। जो आज मजबूत दिख रहा है वो जीवन के किसी न किसी क्षण में उतना कमज़ोर रहा होगा या कमज़ोर हो गया होगा, फिर से मजबूत हुआ होगा। तो ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। यहाँ किसी को गामा पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है। आसपास इतना मौके रखिए, मतलब उस फ़ोन से बाहर निकल के, फ़ोन की दुनिया, क्योंकि दुनियादारी नहीं आती, मैच्योरनेस नहीं आती। दुनियादारी तो आप समाज में जब डील करते हैं तब आती है। तो समाज में अगर डील करेंगे तो समझ में आएगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो एकदम एक्सक्लूसिवली आप ही के साथ दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसको मन किया मर जाए, हॉस्पिटल गया, उसको 10 कैंसर पेशेंट मिले, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर किसी ने उसको जगाया कि नहीं, लड़ना है, इस लड़ाई को लड़नी है। 5 एग्जाम्पल सामने हैं जिन्होंने इससे लड़कर अपने आप को बाहर किया है। इंसान मूलतः जीवट है, वो अगर भिड़ जाएगा तो जी लेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अंतिम बॉल तक खेलने की कोशिश करनी है। सर, बहुत से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला भी कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आत्महत्या के जो प्रयास करते हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और सर इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम शायद 2017 का आया, जिसके बाद आत्महत्या को उसी में नैरो डाउन हुआ। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में ही इसको कहा गया कि भाई आत्महत्या की कोशिश किसी भी हाल में अपराध नहीं हो सकता। तो फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया था 2017 से। तो फाइनली थैंक गॉड कि भारतीय न्याय संहिता में इसको नहीं रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या की कोशिश एक ही शर्त में अपराध है, अगर किसी लोक सेवक को आपने धमकी देने के लिए थ्रेट के तौर पर अगर उसका इस्तेमाल किया तो हाँ, तो 1 साल तक की उसमें सजा है। अदरवाइज BNS, अदरवाइज ये 309 वाला क्लॉज हट गया, 306 वाला क्लॉज है, अबेटमेंट में 10 साल के लिए बुक हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हमने कोशिश की कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय तक आत्महत्या या इस प्रकार की जितनी भी बहसें हैं उसके हर परिप्रेक्ष्य पे प्रकाश डाला जाए। सर ने बहुत अच्छे से समझाया और कुछ महीन बातें भी सर ने बताई जिसको आपको समझना होगा। कोशिश करिए आप नोट डाउन भी कर लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की से बात कंक्लूड हुई 2017 का, उसके क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। इस चर्चा को आपने कैसे समझा, कैसे देखा, उसको भी बताते जाइएगा। हमारी कोशिश हमेशा संवाद में रहती है कि बातों को स्पष्ट तरीके से क्लियर करते चले जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही गंभीर टॉपिक भी है जिसको बड़े ही नरमी के साथ देखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।